गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सोशल साइंस में कल हम देख रहे थे कि राजस्थान के जनजातीय किसान और प्रजामंडल आंदोलन, जिसमें अपन ने सबसे पहले देखा था कि राजस्थान में किस प्रकार से जनजातियों ने आंदोलन किया अंग्रेजों के विरुद्ध किस प्रकार से। तो सबसे पहले भगत आंदोलन, तो भगत आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो गोविंद गुरु थे और उनके संरक्षण में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में देखा था एक ही आंदोलन, तो एक ही आंदोलन के बाद में अपन ने देखा था किसान आंदोलन। तो ये सारे जो आंदोलन थे वो आंदोलन किस प्रकार से हुए वो चीज़ अपन ने देखी थी। आज हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में कि बिजोलिया जो किसान है, ये नाम काफ़ी लंबा चौड़ा और चर्चित नाम है कि भीलवाड़ा में स्थित है। और इसमें बिजोलिया के किसानों ने जो आंदोलन किया था वो क्यों किया था उसी को अपन ध्यान से पढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों का, यानी अन्य किसान जो है इस किसान सबसे पहला जो माना जाता है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से बहुत सारे आंदोलनों ने प्रेरणा लेकर के और अन्य आंदोलन हुए। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि अन्य किसान आंदोलनों, राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों का ये अगुवा रहा है। यहाँ के किसानों में अधिकांश जो थे वो धाकड़ जाति के थे। धाकड़ एक जाति होती है जिस जाति के किसान सबसे ज़्यादा थे। 1894 में बिजोलिया के राव गोविंद दास की क्या हो गई, 1894 में राव गोविंद दास की मृत्यु हो गई। इस दौरान 1894 में यहाँ का जो जागीरदार था उस जागीरदार की क्या है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के तक किसानों को जागीरदार के खिलाफ कोई विशेष शिकायत, यानी जो राव गोविंद दास था तब तक किसान बड़े आराम से अपना कार्य कर रहे थे, तब तक उनकी जागीरदार के प्रति किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। जैसे ही 1894 में गोविंद दास की मृत्यु हुई तो उसके बाद में नई जागीरदार बने कृष्ण सिंह या किशन सिंह के ने किसानों के प्रति ठिकाने की नीति और जागीर प्रबंध में काफ़ी कुछ परिवर्तन, जो पहले गोविंद दास द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किए तो इसने बहुत सारे परिवर्तन किए और किसानों के प्रति ठिकाने की नीति, किसानों के प्रति ठिकाने की नीतियाँ बदल दी। और ठिकाने की यानी जहाँ वो रहते थे जागीरदार और किसानों के मध्य जो संपर्क थे उन संपर्कों की नीतियाँ परिवर्तित कर दी। जागीर प्रबंध में परिवर्तन किया और इसके समय में लगभग 84 प्रकार की लाग भागों के द्वारा किसानों से उनकी मेहनत का कमाई का, अब इसने कहा है कि 84 प्रकार की कर टैक्स लेते थे उनसे। जो उत्पादन होता था किसानों के पास, जैसे 100% उत्पादन, उसमें से 87% तो ये किशन सिंह ले लेता था। इस किसान के पास बचती थी 13%, जिसमें उसको अपना उत्पादन भी करना होता था, अपने परिवार का पालन पोषण भी करना होता था। तो इसलिए इतनी 84 प्रकार के लाग भागों के द्वारा किसानों से उनकी मेहनत की कमाई का 87% भाग जागीरदार ले लिया करता था। उसके बाद भी उनसे बेगार अलग से करवाई जाए, बेगार का अर्थ होता कार्य और उसके बदले कोई पैसे नहीं दिए जाते थे। तो किसानों से 87% उनकी उपज का 87% भाग लेने के बाद उनसे बेगार भी करवाई जाती थी। जब 1897 में गिरधरपुरा नामक एक गाँव था, इसी जागीरदार के क्षेत्र में गिरधरपुरा एक गाँव था, जिसमें 1887 में क्या हुआ, गंगाराम धाकड़ के पिता, अब गंगाराम धाकड़ जो था उसके पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर बहुत सारे किसान, आसपास के किसान वहाँ पर एकत्रित हुए। उन्होंने अपने कष्टों की खुलकर चर्चा की और मेवाड़ के महाराणाओं को, अब ये अपने कष्ट ये थे कि जो उपज होती है उस उपज का 87% तो वहाँ का जागीरदार ले लेता। तो इस कारण इससे अपने जो मेवाड़ का महाराणा था उसको अवगत करवाया। महाराणा ने सुनवाई के बाद किसानों की लागत और बेगार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए सहायक राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को नियुक्त किया। हामिद हुसैन को किसने, महाराणा ने नियुक्त किया कि क्या यह किसानों द्वारा जो बताया जा रहा है वो सही है, उसकी जांच करने के लिए उसने नियुक्त किया। हामिद हुसैन ने ठिकाने के विरुद्ध महकमा कास का मतलब होता है राजा के सामने, रिपोर्ट प्रस्तुत की, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। यानी उसने जो हुसैन था, हामिद हुसैन, उसने क्या किया, ठिकाने की जांच की और उसके विरुद्ध महकमा में क्या की, रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। राज्य की तरफ से ठिकाने को मात्र 1-2 लागतें कम करने को, राज्य यानी राजा की तरफ से जो जागीरदार था उस जागीरदार को कहा गया कि 1-2 लागतें कम कर दी जाए। इससे राव कृष्ण सिंह का हौसला और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि आंदोलन इनके द्वारा शिकायत भी की गई और शिकायत का कोई समाधान भी नहीं निकला। इससे राजा ने क्या कहा, 1-2 लागत हटाने के लिए कहा, जबकि 84 प्रकार की लाग भाग लगती थी। तो इससे उसका हौसला और ज़्यादा बढ़ गया। 1897 में जब अपन बात कर रहे थे कि यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने, तो यहाँ पर सारी चीज़ें
होने के बाद में विभिन्न प्रकार की लागतों और 1899 से 1900 ईस्वी में के भयंकर दुर्भिक्ष छप्पनी अकाल और इसी दौरान किसानों के ऊपर धोरी मार छप्पनी अकाल के कारण बिजौलिया के किसानों की स्थिति पहले से भी ज़्यादा दयनीय हो गई। दयनीय का मतलब यानी उनके अकाल पड़ने के कारण जो उनके उपज का भाग था वो बिल्कुल समाप्त हो गया। उसके बावजूद 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर चौरी कर नामक एक नया कर और लागू कर दिया और लगा दिया। इसमें हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपये ठिकाने के कोष में जमा करवाना, यानी कोई भी किसान अपनी लड़की का विवाह करता है, इसने एक नया कर लगाया चौरी कर। और इस चौरी कर में क्या था कि यदि कोई भी किसान अपनी पुत्री का विवाह करता है तो उसको 5 रुपये पहले ठिकाने के कोष में जमा करवाने पड़ेंगे, उसके बाद में वो विवाह कर सकता है। चौरी कर बिजौलिया वासियों के लिए आर्थिक रूप से तो भार रूप स्वरूप था ही, साथ ही सामाजिक रूप से घोर अपमानजनक भी था। यानी पुत्री के विवाह के संबंध के लिए भी वहाँ पर जागीरदार को पैसे देने पड़ते थे, कर देना पड़ता था। किसानों ने क्या किया, इसका मौन विरोध किया। अगले 5 वर्षों तक किसी भी किसान ने अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया और 2 वर्ष तक उन्होंने किसी भी अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया। इस प्रतिरोध के जब उन्होंने किया, किसानों के प्रतिरोध के आगे राव को चौरी कर की लाभ उठा देने और फसल में ठिकाने का हिस्सा 2/5 लेने, कुंता करने वाले अलंकारों, और कुंता यानी जो लाग भाग एकत्रित करते थे, उन अलंकारों की बात कर रहे हैं, के साथ 20 आदमियों को न बुलाने की घोषणा भी। जब ये अलंकार जो है अपने साथ 10 से 15-20 आदमी हट्टे-कट्टे लेकर जाते थे कि कोई अगर टैक्स नहीं देता है तो उसके साथ मारपीट की जाती थी, तो उनको अलंकारों के साथ 20 आदमियों को न बुलाने की घोषणा भी उसको करनी पड़ी। 1906 ईस्वी में बिजौलिया के नए स्वामी, अब ये जो कृष्ण सिंह था उसके स्थान पर 1906 में नए स्वामी पृथ्वी सिंह ने न केवल पुरानी रियायतों को समाप्त कर दिया बल्कि प्रजा पर एक नया कर और लगाया, तलवार बंधाई नामक कर लगा दिया। कोई भी शासक अगर शासक बनता है, उसका राज तिलक होता है, तो उस दौरान उन्होंने तलवार बंधाई नामक एक नया कर लगा दिया। राव पृथ्वी सिंह के समय जब लूट और शोषण चरम सीमा पार कर गया तो 1913 ईस्वी में किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में उन्होंने क्या किया, जागीर क्षेत्र में हल चलाने से इनकार कर दिया। जागीर क्षेत्र का अर्थ होता है जो जागीरदार की यहाँ भूमि थी, उस भूमि में हल चलाने से किसानों ने इनकार कर दिया। जागीर क्षेत्र की भूमि पड़ित रहने के कारण, अब जागीर क्षेत्र की जो भूमि थी, जब किसानों ने उसके ऊपर हल नहीं चलाया तो पड़ित रहने के कारण ठिकाने को बड़ी हानि उठानी पड़ी। और इसके बाद ठाकुर द्वारा की जाने वाली सख्ती और अत्याचारों में और ज़्यादा, अब इससे ठाकुर और क्रोधित हुआ और उसने ज़्यादा अत्याचार करना प्रारंभ कर दिए। फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव आतंकित होकर बिजौलिया छोड़कर वहाँ से चले गए तथा साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से अलग कर दिया गया। साधु सीताराम दास द्वारा आमंत्रित करने के बाद विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को आकर वापस नेतृत्व दिया और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन बेरिसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड नामक एक संगठन स्थापित कर तत्वावधान में आंदोलन का श्री गणेश प्रारंभ किया। कौन, इसमें अपन देख रहे थे कि साधु सीताराम दास इसका नेतृत्व करता था, तो उन्होंने जब वो अपने कार्य में सफल नहीं हो रहे थे तो उन्होंने विजय सिंह पथिक को यहाँ पर आमंत्रित किया और इस आंदोलन का नेतृत्व करने का भार सौंपा। और उन्होंने बेरिसाल गांव जो था उसके ऊपर एक ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और इसी के साथ आंदोलन का श्री गणेश किया। तिलक ने किसानों की वीरता और संगठन से प्रभावित होकर न केवल अपने अंग्रेजी पत्र मराठा में बल्कि बिजौलिया के बारे में एक संपादकीय लेख, अब उस समय जो बाल गंगाधर तिलक थे वो एक समाचार पत्र निकालते थे, उस समाचार पत्र में इन्होंने क्या किया, इस बिजौलिया किसान आंदोलन का एक लेख जारी किया बिजौलिया के किसानों को जागरूक करने के लिए। संपादकीय लिखा, अपितु मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र लिखा कि मेवाड़ के राजवंश ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान किए, आप स्वयं स्वतंत्रता के पुजारी हैं, अतएव आपके राज्य में स्वतंत्रता के उपासकों को जेल में डालना एक कलंक की बात है। बिजौलिया के किसानों को जागृत करने के लिए एक और माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित पंचीटा गीत गाया जा रहा था, वही दूसरी ओर प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार भी अपनी कविताओं के माध्यम से गांव-गांव में अलग जगा रहे थे। यानी प्रत्येक गांव में जाकर के वो क्या कर रहे थे, लोगों को जागरूक करने का कार्य अपनी कविताओं के माध्यम से जागरूक कर रहे थे।
पथिक ने भी बिजोली के आसपास के इलाकों के युवकों में देशभक्ति की भावना भरने के उद्देश्य से इस समय ऊपरमाल सेवा समिति नामक संगठन की स्थापना की तथा ऊपरमाल का डंका नाम से पंचायत का एक पत्र भी निकलवाया। आंदोलन को देश भर में चर्चित करने के लिए पथिक ने किसानों की तरफ से कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी को यहाँ पर बुलाया। और गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय कौन सा पत्र संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी कौन से प्रताप पत्र के संपादक थे, तो उनको विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने राखी स्वीकार करते हुए इस आंदोलन को समर्थन करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। प्रताप के समाचार पत्र ने क्या किया, संपूर्ण देश में इस आंदोलन को पहचान दिलाई। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में मेवाड़ के जन आंदोलन को चित्रित किया गया तथा बिजोलिया किसान आंदोलन का ही प्रतिबिंब है। जब ये सारी संपूर्ण देश में इस बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा होने लगी तो उदयपुर राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में बिजोलिया के किसानों की शिकायतें की सुनवाई करने के लिए मांडलगढ़ जो क्षेत्र था उस मांडलगढ़ क्षेत्र में हाकिम बिंटूलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग ने किसानों के पक्ष में अनेक सिफारिशें की, किंतु मेवाड़ सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे पहले भी अपन देख रहे थे कि मेवाड़ महाराणाओं के पास अनेक प्रकार के संगठन बना करके उनके पास भेजे गए, लेकिन उनके द्वारा तरफ से कोई शिकायतें स्वीकार नहीं की गई, कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके कारण आंदोलन जो है वो जारी रहा। भारत सरकार के विदेश विभाग के अधिकारियों का मत था कि बिजोलिया किसान पंचायत के साथ शीघ्र समझौता किया जाना आवश्यक। अब उस समय बात करें कि भारत सरकार के विदेश विभाग जो था उसके अधिकारियों का ये मत था कि बिजोलिया के किसानों के साथ अगर शीघ्र समझौता नहीं किया गया तो अन्यथा संपूर्ण राजपूताने में किसान आंदोलन क्या होगा, और ज़्यादा तीव्र हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बिजोलिया आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से राजस्थान के एजीजी, उस समय राजस्थान में जो अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। और फरवरी 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड ने किसानों से वार्ता कर 35 लागतों को माफ़ कर दिया। जो इतनी लागतें लग रही थी उनमें से 35 लागतों को इन्होंने माफ़ कर दिया। और दुर्भाग्य से ठिकाने की कुटिलता के कारण ये समझौता, अब अंग्रेजों ने इस चीज़ को लागू तो करवा दिया, लेकिन जो ठिकानाकार होता जो यहाँ का शासक था उसकी कुटिलता के कारण यह समझौता स्थायी नहीं हो सका। यानी अपने ही शासकों ने स्वयं किसानों के साथ क्या किया, अत्याचार किए। 1927 ईस्वी में नए बंदोबस्त के विरोध में किसानों ने ठिकाने पर दबाव बनाने के लिए विजय सिंह पथिक के परामर्श के बाद लगान की ऊंची दरों के विरोध में अपनी माल भूमि छोड़ दी, यानी अपनी भूमि पर फसल बोना ही बंद कर दिया। मगर किसानों की धारणा के विपरीत ठिकाने द्वारा भूमि की नीलामी किए जाने पर भूमि को लेने वाले नए किसान उनको प्राप्त हो गए। जब उन्होंने उसके ऊपर फसल बोना या जागीरदार की भूमि के ऊपर काम करना बंद कर दिया तो उनको नई जो किसान थे वो ऐसे किसान मिल गए जो उस भूमि पर काम करना चाहते थे। भूमि की नीलामी किए जाने पर भूमि को लेने वाले नए किसान मिल गए। किसानों द्वारा भूमि छोड़ने के फैसले के लिए पथिक को उत्तरदायी ठहराया गया। यानी जो पथिक थे उन्होंने किया अच्छा काम था, लेकिन वो उसके विपरीत हुआ, तो इसके लिए जिम्मेदार पथिक को ठहराया गया। और उसके बाद उन्होंने अपने को इस आंदोलन से क्या कर लिया, अलग कर लिया। और उसके बाद किसानों ने अपनी भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए आंदोलन जारी रखा, जो 1941 तक ये आंदोलन लगातार चलता रहा। तो बिजोलिया किसान आंदोलन संपूर्ण देश में एक जागरूकता का काम किया, अन्य किसानों को संगठित करने का काम किया। और इसी के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन अब नेक्स्ट आता है सिक्कर किसान आंदोलन, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।